तो देखो 3D में जैसा कि मैंने कल बताया था, टॉपिक्स हमारा एक तो इंट्रोडक्शन है, थ्री डी का इंट्रोडक्शन था। फिर सेकेंड टॉपिक है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और थर्ड टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन पे 12.1 फर्स्ट एक्सरसाइज, डिस्टेंस फॉर्मूला पे 12.2 है और सेक्शन फॉर्मूला पे है 12.3। ये हमने कर लिया है, एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं, तो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला समझा देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, फिर क्वेश्चंस कैसे करेंगे। फॉर्मूला सीखने के बाद हम चलेंगे 12.2 पे और उसको खत्म करेंगे होपफुली। तो ये हेडिंग है डिस्टेंस फॉर्मूला। 2D में हमने पढ़ रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करता है। जैसे पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट x2, y2। तो ए बी का डिस्टेंस अगर निकालना हो, ए बी का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला हमको पता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस दोनों फॉर्मूले में कोई परेशानी नहीं है, दोनों सेम है। अब 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, तो पॉइंट ए जो कोऑर्डिनेट होगा इसका वो x y z तीनों में होगा। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और साथ में इस बार z2 भी रहेगा, z2 और z1 भी रहेंगे। तो ये हो गया ए बी के बीच का डिस्टेंस। फिर हमने 2D में ये पढ़ा था, इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट अगर ओरिजिन पे चला जाए तो क्या होता है ना। इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो तो क्या होगा, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये निकालने का तरीका होता है ओपी, पी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, जहां पे o हमारा ओरिजिन है 0,0 एंड p वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं ओरिजिन से। यहां पे भी सेम, ओरिजिन से डिस्टेंस OP, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। तो ये सिंप्लीफाई करके मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर ओ हमारा ओरिजिन है 0,0, ये ओरिजिन है, एंड पी वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको सेंटर से फाइंड करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कितने टाइप से आ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी में हालांकि बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, बट इस पे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्लास 10th याद करो, क्लास 10th में हमने सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो 10th में मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा और डिस्टेंस फाइंड करना होगा। जैसे पॉइंट ए मान लो दे दिया 2, 3, 5 एंड पॉइंट बी दे दिया 5, -2, 0। ए बी का डिस्टेंस निकालो, तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ए बी का फॉर्मूला निकालने के लिए, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए ए और बी पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे। फर्स्ट टाइप ये हो सकता है। सेकेंड टाइप ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 3, 5 और बी में एक कोऑर्डिनेट मिसिंग दे दिया, जैसे 3 है, के है, 7 है। बोल दिया ए बी अगर 10 यूनिट्स है
ए बी 10 यूनिट्स है, फाइंड के फाइंड करो, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी वैल्यू 10 रखेंगे, वहां से के निकाल लेंगे, के में क्वाड्रेटिक मिलेगा, लीनियर मिलेगा, वो डिपेंड करता है कैसा मिलेगा, हर इक्वेशन सॉल्व करने आता है हमको, तो इस टाइप का हो सकता है। थर्ड टाइप कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को लेके होते हैं, ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स को यूज करके हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स में क्या क्या यूज करने को हो सकता है, जैसे देखो तुम्हें मान लो ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 और एक और पॉइंट है डी x4 y4 z4। ये ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रूव करो, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी ये तीनों इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकलेगा। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गया तो एबीसी हमारा इक्विलैटरल बन जाएगा। इक्विलैटरल दे सकता है, आइसोसेलेस बोल सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकता है, राइट ट्रायंगल बोल सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकता है। राइट एंगल के लिए क्या करोगे, तीनों साइड निकाल लोगे पहले और पाइथागोरस थ्योरम चेक करोगे, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल है कि नहीं। आइसोसेलेस के लिए तीनों निकाल लोगे और कोई भी दो इक्वल आनी चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स को यूज करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हमको पते होने चाहिए, 8th में 9th में 10th में जो भी हमने पढ़ रखे हैं। ज्योमेट्री वैसे यहाँ पे तो है नहीं, 11th 12th में कोई भी ज्योमेट्री नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे होती है, बट उसमें हमको ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स को साथ रखने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया ट्रायंगल को लेके। क्वाड्रिलैटरल को लेके भी अगर 4 वर्टेक्स दे दिया है, ए बी सी डी ये चारों दे रखे हैं, है ना, तो यहां देखो क्वाड्रिलैटरल प्रूफ करने में एक वर्किंग रूल हम फॉलो करते हैं, वो वर्किंग रूल मैं दिखाता हूं अभी। ए बी सी डी ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोलेगा इसको प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है, या बोलेगा प्रूफ करो रेक्टेंगल है, या स्क्वायर है, रोम्बस है। तो क्या करेंगे, ये सारे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही यूज करते हैं। सबसे पहला वर्किंग रूल ये है, फाइंड ए बी बी सी सी डी डी ए सी एंड बी डी। ये 6 डिस्टेंसेस हमको फाइंड करने हैं। ए सी और बी डी भी ये डायगोनल है, ए सी और बी डी हमारे डायगोनल है, तो ये 6 डिस्टेंसेस हम फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद ए पार्ट, कुछ रूल है यहाँ पे, क्या है वो रूल्स देखो। इफ ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या मतलब, इसका मालूम क्या चला, ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो उस केस पे एबीसीडी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बी पार्ट, इफ ए बी सी डी के इक्वल आ जाए, ए डी बी सी के इक्वल आ जाए एंड ए सी बी डी भी इक्वल आ जाए, उस केस में ये बन जाएगा रेक्टेंगल। उस केस में हमारा ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्या प्रूव हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। थर्ड केस, अगर मान लिया कभी ऐसा हो जाए ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों इक्वल आ जाते हैं एंड डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं, तो ये रोम्बस बन जाएगा। और डी पार्ट, ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों इक्वल हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, तब जाके ये बनेगा स्क्वायर। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सारे किससे सॉल्व होंगे बताओ, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ आ रही है?
यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज 12.2 में चलते हैं। ठीक है। सर हाँ आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही। अच्छा, ये है एक्सरसाइज 12.2। देखो इसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन देख रहे हो, यही है, 5 क्वेश्चन हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो एक पार्ट मैं कर देता हूं, वैसे फॉर्मूला तो तुम्हें बता ही दिया है, कोई भी एक पार्ट मैं कर देता हूं, रैंडम है। तो सेकंड थर्ड 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 ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सबसे पहले क्या करोगे, इन पॉइंट्स को P या Q, A एंड B कुछ भी ले लो। तो A का कोऑर्डिनेट ले लिया x1, y1, z1, जिसकी वैल्यू है -1, 3, -4। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2, z2, जिसकी वैल्यू है 1, -3 एंड 4। तो AB का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, और z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहां पे रखेंगे इनकी वैल्यूज। तो 1 माइनस ऑफ -1 2 स्क्वायर, y2 - y1 तो -3 -3 नहीं, -3 तो ये हो गया -6 का स्क्वायर। z2 - z1 4 माइनस ऑफ -4 तो 4 + 4 8, 4 + 36 + 64 कितना आ जाएगा? ये हो गया तुम्हारा 40 और ये हो गया 64, 104। 104 का रूट जब निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। 4 × 26, 4 × 26 और कुछ फैक्टराइजेशन इसका नहीं मिलने वाला। 2√26, 26 के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ये आंसर है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, स्क्वायरिंग वगैरह गलत तो नहीं है कहीं पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स घर पे कर लेने हैं। ठीक है, मैं और भी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इन पॉइंट्स को A, B, C ले लोगे। ठीक है, A हमारा -2, 3 और 5। B की जो वैल्यू है, B का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 2 एंड 3, और C का कोऑर्डिनेट है 7, 0, -1। ABC को कोलिनियर प्रूफ करना है, नहीं प्रूफ करना है कोलिनियर है कि नहीं, फाइंड करना है एक्चुअली। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूफ करना है। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या होता है, देखो AB निकालेंगे सबसे पहले, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ केसेस मान लेते हैं मन में, AB + BC अगर AC के इक्वल आ जाता है। सेकेंड केस, AC + BC AB के इक्वल आ जाता है। और थर्ड केस, AC + AB अगर BC के इक्वल आ जाता है। तो क्या होता है, देखो एक्चुअली इन दो का सम अगर थर्ड के इक्वल है तो पॉइंट ABC, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है इनके पास, या तो ये कोलिनियर होंगे या फिर कोलिनियर नहीं होंगे। ABC पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स लाई कर जाएं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर जाएं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहां पे A और C अगर दो पॉइंट हमने ले लिए हैं, मान लो A एंड C हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिया है, इनको लेके एक लाइन तो बनी जाएगी। दो पॉइंट से एक लाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं। पॉइंट B डिसाइड करेगा कि ABC कोलिनियर है या नहीं है। अगर पॉइंट B इस लाइन पे लाई कर गया तो कोलिनियर है, नहीं किया तो कोलिनियर नहीं है। ओके, अब पॉइंट B के पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये इस लाइन पे ना हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी इस लाइन पे हो। मान लिया हमने AB, BC, AC तीनों निकाल लिए हैं और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, AB + BC = AC। तो इसके बाद हम ये बोलेंगे ABC इज कोलिनियर, पॉइंट ABC आर कोलिनियर, ऐसे बोलेंगे।
ऐसा लिखना क्यों गारंटी करेगा कि एबीसी कोलिनियर है? देखो, ये कोलिनियर को एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हो कि एबीसी कोलिनियर है, तभी ऐसा होगा। मान के चलो ये कोलिनियर नहीं है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर पॉइंट बी इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, मान लो यहां लाई कर रहा है, तो इसको ज्वाइन करो, ए सी और बी सी को ज्वाइन करो। क्या मुझे बताओ, ए बी ये वाली साइड है, बी सी ये वाली साइड है, और ए सी ये वाली लेंथ है। ट्रायंगल में कभी भी ए बी प्लस बी सी थर्ड साइड के इक्वल हो सकता है? कभी भी हो सकता है। ये क्लास 9th की एक इनइक्वालिटी थी, ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड। आई होप सबको पता है, सबको याद है। तो अगर ये चीज हो जा रही है, इसका मतलब ट्रायंगल तो कभी बनेगा ही नहीं। अगर ट्रायंगल बनता तो ए बी प्लस बी सी ऑलवेज मोर देन ए सी होता। तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब पॉइंट बी इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। पॉइंट बी अगर इस लाइन पे लाई कर गया तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। हाँ, पॉइंट बी इस लाइन पे लाई नहीं करे, ऊपर नीचे कहीं भी हो, तो ट्रायंगल हर बार बन जाएगा। अब ट्रायंगल अगर बन जाएगा तो ये चीज तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि अगर ट्रायंगल बन गया तो ए बी प्लस बी सी ऑलवेज मोर देन ए सी होगा। तो इतना लिखना इस बात की गारंटी है कि पॉइंट बी ए बी सी मतलब तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसीलिए इसको एकदम सफिशिएंट कंडीशन है, कोलिनियर प्रूफ करने का ये सफिशिएंट कंडीशन है। इसमें कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। तो यही करेंगे हम लोग। अब एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट बीच में है, सी बीच में है, ए बीच में है या बी बीच में है, हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, तीनों की लेंथ पहले फाइंड करेंगे, ए बी बी सी ए सी तीनों फाइंड कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे इन तीनों को। बहुत इजी है, कोई भी दो ऐड करके देखो थर्ड के इक्वल है कि नहीं। तो मान लो अगर ये वाला लग गया, ए बी बी सी ए सी ऐसा हो गया, तो हम इस फिगर में ऐसा बोल देंगे कि ए और सी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। देखो ए सी बड़ी वाली लेंथ ए सी होगी, बीच में पॉइंट बी डाल दोगे, और क्या बोलोगे, ए बी सी इज कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ऐसा मिल जाए, ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, यहां से मिलता है वो, तो ए और बी एंड पॉइंट्स डाल दिया, बीच में कहीं सी रख दोगे और बोलोगे ए सी बी आर कोलिनियर। ऐसा मिल जाए तो बी और सी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, बीच में पॉइंट ए, और क्या बोलोगे, बी ए सी आर कोलिनियर। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर। इसमें कोई परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो? नो सर। ठीक है, तो एक काम करो, अभी ना रफ में जाओ, पहले ए बी बी सी ए सी की लेंथ मुझे बताओ। कॉपी बाद में करना, पहले कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। रफ में कैलकुलेट करो जल्दी से जल्दी, कॉपी एक बार में कर लेना आराम से। आरुष बताओ ए बी, गीतन बी सी और केशा ए सी। सही है कि गलत है? तो यहाँ पे हमको ए बी मिला √14 यूनिट्स, जरूर लिखना यहाँ पे। अच्छा मैं भूला नहीं, ठीक है, यूनिट्स जरूर लिखना, यूनिट्स जरूर लिखना। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे किसका सम थर्ड के इक्वल है। तो देख रहे हो क्लियरली, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ रहा है। तो उसमें से कौन सा लिखना है इन तीनों में से? इन तीनों में से हमको ये वाला लिखना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी विथ डायग्राम, विथ फिगर। तो ऐसा लिखने के बाद रिजल्ट क्या लिखेंगे, ए बी सी आर कोलिनियर, और ये हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आराम से कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया, 3 4 5 देखो करते हैं। अच्छा 3 मैं सिर्फ समझा देता हूं, ये घर पे कर लेना आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। बस डिस्टेंस फॉर्मूला हमको सही से यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 देख लो। 3 4 5 के तीनों ही पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में ए बी सी का कोऑर्डिनेट मिल चुका है हमको। ए बी सी इनको अज्यूम कर लोगे आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तीनों साइड निकालना है। मैं यहाँ पे रूल उसका लिख देता हूं, फर्स्ट 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी, तीनों निकाल लोगे। उसके बाद चेक करोगे, मतलब इसने बोला है प्रूव करने को, वेरीफाई करने को बोला है। तो या तो ए बी बी सी के इक्वल आ जाए, या बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, या ए सी ए बी के इक्वल आ जाए। ऐसा होने पे बोलोगे कि आइसोसेलेस बन गया।
तीनों निकालनी पड़ेंगी और उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट फर्स्ट कर लेना आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो ए बी निकालना, बी सी निकालना और ए सी निकालना। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल आ जाए, या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये हो जाए ए बी स्क्वायर के इक्वल, या फिर ऐसा हो जाए कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए। इन तीनों में से कोई सा भी हो जाए तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। और थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट भी कर लेना। थर्ड पार्ट में ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गए हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को ए ले लोगे, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। पैरेललोग्राम वेरीफाई करना है तो पहले क्या करना है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और डायगोनल्स भी निकालनी है, ए सी एंड बी डी। ये 6 डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेना पहले। उसके बाद ये देखना अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं। तो ए बी और अपोजिट साइड फिगर बनाने में मालूम चलेगा। तो ये मैं बता चुका हूं, है ना, ये पैरेललोग्राम का मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 एंड 3 ये तीनों बस डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन पे है, और ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स को यूज करके भी इसको सॉल्व करना है। तो 3 के लिए ये हिंट है, इसको नोट कर लो, स्पेस वगैरह छोड़ दो, कितना स्पेस छोड़ना है उसके अकॉर्डिंग हम 4th और 5th करते हैं। उसके बाद ये कॉपी करके इन्फॉर्म करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5th, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आराम से करेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर रखा है। तो 4th और 5th देखो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। पहले करते हैं 4th। Find the equation of the set of points which are equidistant from the points A and B. A and B. A and B के कोऑर्डिनेट्स हमको दे चुका है वो। ये मान लिया A है, ये मान लिया B है। A का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। B का कोऑर्डिनेट है 3, 2, -1। तो A और B को लेके एक लाइन तो बना ही सकते हैं। अब एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है पॉइंट्स का जिसमें क्या हो कि उस पे सारे पॉइंट्स A और B से इक्वल डिस्टेंस पे हो। एक और ज्योमेट्रिकल फैक्ट, ए बी अगर ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मैं बोलूं ऐसा पॉइंट बताओ जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हो, कोई मुझे बता सकता है वो पॉइंट कहां लाई करेगा? लाइन के सेंटर पे। लाइन के सेंटर पे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया P। और कहीं पे हो सकता है या एक ही पोजीशन होगा उसका? सर एक्सटीरियर भी हो सकता है। कहाँ हो सकते हैं? सर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब थोड़ा और प्रिसाइसली बताओ, एक्सटीरियर मतलब क्या? सर मतलब लाइन के बाहर। लाइन के बाहर किधर, कहाँ पे हो सकते हैं? सर ऊपर थोड़ा। ऊपर सर थोड़ा, कहीं पे भी हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है गीतन? सर वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सर बट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल तो कहीं भी तो ये सही नहीं होगा, कहीं पे कैसे हो सकता है? यस उसका एक सर। फिक्स्ड लोकेशन होगा। मैं तुम लोगों से निकलवाना चाह रहा हूँ, कहाँ पे हो सकता है तुम ही बताओगे मुझे, बताओ कहाँ हो सकता है? अच्छा, पी पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें पी पे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें पी पे। क्या इस लाइन के राइट साइड हो सकता है? इधर हो सकता है पॉइंट? नो सर। नहीं हो सकता। इसके लेफ्ट हो सकता है? नो सर। नो। तो मतलब वो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? इसी परपेंडिकुलर लाइन पे हो सकता है वो।
इसी परपेंडिकुलर लाइन पे वो कहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का, सेगमेंट बोलता हूं मतलब उसकी लेंथ फिक्स्ड है, तो लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ये डिस्टेंस इक्वल होता है। कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो आर और बी से, मतलब इस तरीके से वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। ये मान लो एम पॉइंट हमने रैंडम ले लिया है, ए एम और बी एम आसानी से इक्वल प्रूव कर सकते हो। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो तो ये राइट एंगल, ये साइड कॉमन और ये बाइसेक्टर है तो ये भी इक्वल। तो एस ए एस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है वो इक्वल आ जाती है। तो कहने का मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें तो ये जो लाइन मिलती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, उस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीम पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो एक पॉइंट ले लेते हैं रैंडम, वो पॉइंट रैंडम हमने ले लिया P, उसका कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, z। अब ये जो पॉइंट है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो हम PA इक्वल टू PB इक्वेट करते हैं, PA इक्वल टू PB, इसको सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है वो देख लेंगे। चलो तो सबसे पहले PA निकालते हैं। PA निकालने के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये इक्वल होना चाहिए रूट के अंदर x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर और z माइनस माइनस 1, तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर और z प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक बात तो क्लियर कट देख के बता सकते हो, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6z ए माइनस बी होल स्क्वायर। इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4। डिग्री 2 वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि लाइन स्ट्रेट मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा ना, एक्स और वाई और जेड तीनों में लीनियर होगा, तो डिग्री 2 टर्म वैसे भी कैंसिल होना चाहिए था। ये देखो माइनस 2x और इधर से आ गया माइनस का 6, तो वो आके प्लस हो गया, ये बच गया 4x। ये माइनस का 6z है, इधर से आ गया माइनस 4, तो ये हो गया माइनस का 10z। 9 प्लस 1 10, RHS से कितना आ रहा है 13, तो ये बन गया 4x माइनस 10z माइनस 3 इक्वल टू 0। आई होप मेरा कैलकुलेशन सही है। एक बार जरा चेक कर लो कैलकुलेशन वगैरह, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हर जगह पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4, 4x और ये माइनस का 10z, 10 माइनस 13 माइनस का 3। ये देखो z माइनस 1 है, हमने इसको z माइनस 2 कर लिया है, ये z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म
जेड स्क्वायर तो कट जाएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? 2z + 1। तो ये बन गया 4x, और ये z उधर जाके माइनस का 8z, 9 से 9 कैंसिल, और ये 1 से 1 भी कैंसिल, तो 4x - 8z 0, x = 2z। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ये कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 और सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज ये हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, ये कॉपी ओके करके फिर सर, जा सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम।